हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम्स में इससे हर एक साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के कभी कभी थ्योरेटिकल टाइप भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इसके डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स, नीड्स क्या है। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये अपने में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए मैं इसके 3 पॉइंट्स यानी कि मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स को इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया हूँ। तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। आज जो टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकैप कर देना चाहता हूँ कि कोरिलेशन क्या होता है। अगर सिंपल और एक लाइन में बोलूँ ना कि कोरिलेशन क्या है, तो वो है एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों के बीच संबंध। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी है, तो उस मोबाइल का डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर्स यह होगा कि मोबाइल का प्राइस कितना है, उसका डिमांड को पक्का इफेक्ट करेगा। दूसरा, इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब उसके कस्टमर का क्या इनकम है, वो भी इसके डिमांड को इफेक्ट करता है, उसके बजट में आता है कि नहीं आता है। तीसरा हमारा फैक्टर है कि उसी रेट से अदर कंपनी वाले अधिक फीचर्स के साथ अगर मोबाइल निकालते हैं तभी उसके डिमांड को वो इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मोबाइल कंपनी क्या है, एमआई का है, ठीक है, एमआई का है और वो 15,000 में 20 मेगापिक्सल वाला कैमरा का मोबाइल प्रोवाइड कर रहा है और वहीं रियलमी 15,000 में 25 मेगापिक्सल वाले मोबाइल को प्रोवाइड करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है फीचर्स के आधार पर उसके डिमांड यानी कि उसके कस्टमर्स लोग डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे रियलमी कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और अगर मैं प्राइस और डिमांड का एनालिसिस करूं, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स ले लूँ, इसके डिमांड और इसके प्राइस का मैं रिलेशन फाइंड करूं और उसका मेजरमेंट करूं, तो वो कहलाएगा कोरिलेशन। या फिर उसी तरह इनकम ऑफ कस्टमर और इसके डिमांड का मैं केस स्टडी करूं कि उनका कितना रिलेशन है, एक्सटेंट कितना है उनका, तो वो कहलाएगा कोरिलेशन। यानी कि किसी भी 2 वेरिएबल्स को जब हम लोग मेज़र करते हैं, उसका माप करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। यहाँ पर हम उसके फीचर्स यानी कि अदर कंपनी के द्वारा उसके फीचर्स से अधिक फीचर्स वाले मोबाइल निकालने से उसका डिमांड में कितना गिरावट हो गया, मैं उसका भी केस स्टडी करता हूँ, तो वो भी हमारा कोरिलेशन के अंडर आएगा। ठीक है, तो अगर इसका मैं डेफिनेशंस के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सांख्यिकी में सहसंबंध से तात्पर्य किसी वस्तुओं, समूहों अथवा घटनाओं, वस्तुओं कहने का मतलब है मोबाइल, लैपटॉप, कार, ठीक है, और समूहों कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति का समूह हो सकता है। व्यक्ति का उसमें गुण, उसकी विशेषता, उसके क्षमताओं का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, पारस्परिक संबंध का माप करते हैं। घटनाओं कहने का मतलब है, एक घटना हम लोग ले सकते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो बाइक चलाने व्यक्तियों की संख्या कम हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि सांख्यिकी में सहसंबंध का तात्पर्य किसी वस्तुओं, समूहों अथवा घटनाओं के 2 या 2 से अधिक चर, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक चर के बीच पारस्परिक संबंध, ठीक है, उसके बीच के रिलेशनशिप को हम लोग मेजर करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सहसंबंध। दूसरे शब्दों में किसी समूह के एक चर में होने वाले परिवर्तन, उसका पहला वेरिएबल में होने वाले चेंजेस से दूसरे चर में उसी दिशा या विपरीत दिशा में होने वाले परिवर्तन का माप सहसंबंध कहलाता है। मतलब एक चर इफेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है अगर उसका दूसरा चर भी इफेक्ट हो रहा है तो जाहिर है कि उसमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेनफॉल ज़्यादा हुआ तो हार्वेस्टिंग अच्छा हुआ, यानी कि उसी दिशा में हम लोग का मतलब एक चर में बढ़ोतरी हुई तो दूसरी चर में भी बढ़ोतरी हो गई, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, या फिर उसी दिशा में हम लोग का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो बाइक चलाने वाले व्यक्तियों की
संख्या में कमी हो गई, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और विपरीत दिशा में होने वाले परिवर्तन का जो माप होता है उसको हम लोग कहते हैं सहसंबंध। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह है कि सामान्य दृष्टि से किन्हीं दो चरों के बीच सहसंबंध के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर इतना ही कहा जाए तो यह हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो कोरिलेशन तो है, लेकिन कितना मात्रा में, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और उसके मैग्नीट्यूड को जब हम लोग फाइंड करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर सहसंबंध के गुणांक। तो सहसंबंध का गुणांक से हमें दो फायदा होता है। उससे हमको जो हमारा रिलेशन है दो डाटा का वेरिएबल या दो से अधिक डाटा का जो वेरिएबल में जो रिलेशन है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है या फिर उनमें कोई रिलेशन नहीं है, वो तो पता चलता ही चलता है। साथ में उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा, दोनों का वो स्पष्ट बोध कराती है। यानी कि सहसंबंध गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट एक अनुपातिक संख्या, अनुपातिक इसलिए क्योंकि इसमें 2-3 डाटा को हम लोग कंपेयर करते हैं, अनुपात निकालते हैं, ठीक है ना। तो सहसंबंध गुणांक एक ऐसे अनुपातिक संख्या होती है जो चर के बीच साथ संबंध की, चर के बीच में सहसंबंध, ठीक है, यहाँ पर सहसंबंध होगा, चर के बीच के सहसंबंध की प्रकृति यानी कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर शून्य है, और साथ ही उसके मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा दोनों का बोध कराती है। सहसंबंध गुणांक को हम लोग स्मॉल r से निरूपित करते हैं। एक डेफिनेशन है गिलफोर्ड के अनुसार, सहसंबंध गुणांक वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि चर आपस में किस सीमा तक संबंधित है, मतलब उनका कितना लिमिट है, कितना वो रिलेटेड है, कम रिलेटेड है कि ज़्यादा रिलेटेड है। यानी कि अगर पेट्रोल का दाम थोड़ा सा बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संख्या ही बाइक चलाने वालों का कम हो जाएगा, मतलब कितना इफेक्ट किया है, कितना सीमा तक वो संबंधित है, और उनमें से किसी एक में परिवर्तन होने से दूसरे में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। यानी कि बारिश अगर इतना बढ़ता है, मतलब कुछ मात्रा में बारिश पड़ता है, तो कितने मात्रा में फसल का उत्पादन तेज हुआ है, वो मात्रा, वो मैग्नीट्यूड का पता करने के लिए हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो मात्रा कितना है तो उसका कोई रेंज होगा, और उसका रेंज को हम लोग कहते हैं सहसंबंध गुणांक का विस्तार यानी कि रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जो सहसंबंध का रेंज होता है, विस्तार या फिर प्रसार होता है, वो होता है -1 से +1 तक, ठीक है। अगर नेगेटिव चिन्ह रहेगा तो वो होगा ऋणात्मक सहसंबंध, और पॉजिटिव चिन्ह रहेगा तो वो होगा धनात्मक सहसंबंध। और -1 और +1 के बीच की संख्या के साथ सहसंबंध ने सहसंबंध की मात्रा का बोध कराती है, ठीक है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सहसंबंध का जो रेंज होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। अगर माइनस चिन्ह है तो वो नेगेटिव, प्लस चिन्ह है तो वो पॉजिटिव, और अगर -1 और +1 के बीच में है तो वो सहसंबंध का मात्रा का बोध करा रहा है कि हाँ इतना वो कोरिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर वो जीरो आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें रिलेशन नहीं, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, और एकदम वो 1 के करीब आ जाए तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे, बीच में आएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, और इधर आ जाता है वो वीक। तो कहाँ वाले को वीक कहते हैं, नेगेटिव वाले में किधर वाले को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहते हैं, किधर वाले को वीक कहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रही होंगे। तो इसे मैं अभी जस्ट 2 मिनट में ही आपको क्लियर कर दूंगा। उससे पहले एक ये फोटो देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, जो हमारा कोरिलेशन है उसको अरेंज किया हुआ है कि जो हमारा जब वैल्यू 1 आता है तब कैसा कोरिलेशन बनता है, जब -1 आता है तब कैसा कोरिलेशन का ग्राफ बनता है, जब कोई कोरिलेशन ही नहीं रहता है दो चरों में तो उसका कैसे ग्राफ बनता है। तो अगर हम लोग 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं, x एक तरफ बढ़ रहा है और y भी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, तो उसका ग्राफ एकदम लीनियर ऐसे सीधा बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और जब ये एक लीनियर फॉर्म करता है, एक परफेक्ट लीनियर फॉर्म करता है, तब इसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। सेकेंड, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, वहाँ पर था परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अब हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर यहाँ पर ये ग्राफ देखिए, यहाँ पर जो हमारा
डाटा है वो उसका थोड़ा फैलाव हो गया है, ठीक है, इधर है इधर है इधर है इधर है, लेकिन उसका डायरेक्शन इसी ओर है। पॉजिटिव तो है लेकिन वो परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0.9 होता है और इसमें डाटा का क्या हो जाता है, थोड़ा फैलाव हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव तो कहते हैं लेकिन हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, परफेक्ट नहीं। अब बात करते हैं उससे थोड़ा सा लो यानी कि लो पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो डायरेक्शन है वो इधर ही है, लेकिन इसमें जो अंकों का जो फैलाव है, ठीक है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है इसके और इसके मुकाबले, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए वो क्या होगा, लो पॉजिटिव कोरिलेशन, और उसका वैल्यू होता है 0.5, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं नो कोरिलेशन। यहाँ पर आप देखिए एक डाटा यहाँ आ रहा है, 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 एक डाटा यहाँ आ रहा है। यहाँ पर हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये डायरेक्शन इधर आ रही है या एक डायरेक्शन इधर आ रही है, ना पॉजिटिव का पता चल रहा है ना नेगेटिव का पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से बच्चों के खेल में कोई कमी नहीं हुई, यहाँ पर तो कोई रिलेशन ही नहीं निकलेगा। पेट्रोल का दाम बढ़ने से बच्चे खेले ना खेले उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इस प्रकार के डाटा का अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो कोई हमारा रिलेशन ही नहीं निकलेगा। तो उस प्रकार के जो रिलेशन का ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, यानी कि एकदम नॉर्मल सीधा। अब अगर हम लोग बात करते हैं लो नेगेटिव कोरिलेशन, तो यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का दाम बढ़ गया तो उसका मांग कम होने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो डाटा इस तरीके से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर भी अंकों का फैलाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका डायरेक्शन देखिए इधर ना हो करके वो क्या हो रहा है, इधर हो रहा है। इसलिए वो क्या कहलाएगा, हमारा लो नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पर जमाव थोड़ा सा क्या है, पहले वाले से कम है, मतलब फैलाव बहुत कम है, तो इसलिए हो जाएगा ये हाई नेगेटिव कोरिलेशन। इसका वैल्यू होता है -0.9। और अगर एकदम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो वो एक लीनियर हमारा शो करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका जो वैल्यू होगा आर का, जो हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं कोरिलेशन का, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो -1 वाले का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। यानी कि पॉजिटिव जो हमारा ग्राफ रहता है वो इस ओर जाता है, जो हमारा शून्य होता है, 0 होता है, उसका ग्राफ इस प्रकार का बनता है, और जो हमारा नेगेटिव होता है उसका ग्राफ हमारा, सॉरी ये हमारा नेगेटिव का हो गया, ये होता है हमारा पॉजिटिव का, ठीक है। तो यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। अब मैं आपको बोला था कि अगर 0.5 है तो उससे किसी का ज़्यादा आएगा तो कितना क्या कहलाएगा, अगर 0.0 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसका क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध की व्याख्या, तो गिलफोर्ड 1990 में क्या किए थे, सहसंबंध गुणांक की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से सहसंबंध की व्याख्या की थी, ठीक है। जिसमें क्या है, अगर कोई दो डाटा का हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं और वो 0.0 से 0.2 या फिर 0.20 तक रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेग्लिजिबल कोरिलेशन यानी कि नगण्य सहसंबंध, ठीक है। उसी प्रकार अगर वो 0.21 से 0.40 तक आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लो कोरिलेशन। उसी प्रकार 41 से 60 तक जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट कोरिलेशन यानी कि साधारण सहसंबंध। अगर हम लोग दो चरों का अगर कोरिलेशन निकालते हैं और वो 0.61 से 0.80 के बीच में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई कोरिलेशन, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात करें 0.81 से 0.99 तक, ठीक है, तो वो हो जाता है वेरी हाई कोरिलेशन, ठीक है ना, वेरी हाई। और अगर परफेक्ट कोरिलेशन का बात करें तो या तो हमारा +1 आएगा या तो हमारा -1 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट कोरिलेशन। अब अगर जो 0.0 है वो आएगा -0.20 तक, ठीक है ना, -0.20 तक, तो वो नेग्लिजिबल कोरिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस बताया गया है उसको आप अपने से समझ लीजिएगा। अगर -0.21 से -40 तक आ जाता है तो वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव लो कोरिलेशन, ठीक है ना। तो इसे आप समझ सकते हैं। तो ये था गिलफोर्ड के अनुसार कि कोरिलेशन का क्या क्या मान है। तो अभी तक हमने बस इतना ही समझ रखा है कि कोरिलेशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो वो हमें कोरिलेशन की प्रकृति, ठीक है ना, पहले कोरिलेशन की प्रकृति और दूसरा कोरिलेशन की मात्रा को बताता है। और दूसरा जो कोरिलेशन का जो रेंज होता है वो -1 से हमारा 1 के बीच में होता है। 0 जो होता है उसमें मतलब कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं इसके नीड्स के ऊपर। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस जो होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, नीड्स और इम्पोर्टेंस सेम होगा।
अब हम लोग या तो जान गए कि सहसंबंध द्वारा विभिन्न तथ्यों या स्थितियों के संबंध का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, और जो सहसंबंध गुणांक होता है उसके आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि दो चर राशियों किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित है और उन दोनों चर में किस प्रकार का सहसंबंध है, मतलब कितना सहसंबंध है। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि सहसंबंध का इंपॉर्टेंस बताइए या फिर सहसंबंध गुणांक का इंपॉर्टेंस बताइए, तो दोनों के लिए आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, रिलेटेड है। अगर सहसंबंध गुणांक का बात करें तो वो सहसंबंध ही बता रहा है हमें। ठीक है ना। तो पहला जिसमें पॉइंट है वो है जब हमें व्यक्तियों के दो या दो से अधिक गुणों, क्षमताओं या विशेषताओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। याद रखिएगा, हम लोग इसमें दो वेरिएबल्स का तुलनात्मक अध्ययन ही तो करते हैं। तो व्यक्ति का गुण या कहने का मतलब है वो अगर बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है और उसका क्षमता 2 किलोमीटर दौड़ने तक है, मतलब उसका बनावट, शारीरिक बनावट के आधार पर उसकी क्षमताओं का जब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हमें क्या होता है, कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा है इस विधि द्वारा छात्रों की विभिन्न योग्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन कर मार्गदर्शन किया जाता है। विभिन्न योग्यताओं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, केमिस्ट्री में अच्छा है, फिजिक्स में अच्छा है, साथ ही उसका टेक्निकल में भी इंटरेस्ट है, तो उसकी विभिन्न योग्यताओं का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करके उसके फ्यूचर में उसका क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं कि तुम IITian कर सकते हो, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट अच्छा रहेगा। मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तीसरा है परीक्षणों की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए भी सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कोई भी परीक्षण है उसमें क्वेश्चंस, किस क्वेश्चंस को सभी बच्चों ने उस प्रश्न को हल किया, किसको वो एकदम ही हल नहीं कर पाए, तो उस विश्वसनीयता का भी तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कोरिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। मतलब कितना रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन था उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तो हो गया बच्चों के लिए। अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि आर्थिक व्यवहार समझने में भी सहायता मिलती है, मतलब इकोनॉमिक एनालिसिस में भी क्या होता है, हमारा कोरिलेशन का यूज होता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहसंबंध की आवश्यकता होती है। ठीक है। मतलब स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर जब हमें प्रोफेशनल लेवल पर क्या होता है, एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, और उसमें जो व्यक्ति का इंटरेस्ट है कि वो किस तरीके से अपने व्यवसाय को चलाता है या फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है, और उसको अगर एक डायरेक्शन देना होता है, तो इस स्थिति में व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहसंबंध की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो में हमने नीड्स और इम्पोर्टेंस और साथ ही कोरिलेशन कोफिशिएंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में पढ़ा, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। तो इसके दो जो हमारे मेथड्स है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो के साथ बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसके और पॉइंट्स, यानी कि इसके नीड्स के और पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उससे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।